12 सितंबर नामांकन की आखिरी तारीख और आखिरी तारीख को ही कांग्रेस की एक आखिरी सूची जारी होती है जिसमें नारनौंद से जस्सी पेटवाड़ का नाम था। नारनौंद ऐसी सीट थी जिसको हॉट सीट माना जा रहा था और टिकट के लिए, कांग्रेस की टिकट के लिए काफ़ी मारामारी। पेटवाड़ गांव से ही कई दावेदार थे, कई उम्मीदवार थे और उनमें से जस्सी पेटवाड़ को फाइनली ये टिकट मिली है। जस्सी, बड़ा मुश्किल रहा होगा बिल्कुल आखिरी टाइम पे। एक हिसाब से आपको तो नामांकन तो डाक का की तरह चढ़ा के ही आना पड़ा होगा। तो ये सफ़र कैसे टिकट तक का, और ये इतनी मुश्किल कैसे? स्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी क्योंकि 3 बजे तक नामांकन होता है। हाँ 11 बजे टिकट अनाउंस हुई है। हाँ। टिकट भी ऐसे समय पे हुई, लेकिन दीपेंद्र जी थे, उन्होंने कहा तेरी टिकट हेलीकॉप्टर में लेके आऊँगा, तो चिंता मत कर, तो पहुँच के एक बार नामांकन की तैयारी कर। तो नामांकन की तैयारी हुई और दीपेंद्र जी हेलीकॉप्टर से लेके आए मेरी टिकट। तो सिंबल जो है और सुख शांति से टाइम से सिंबल भरा गया। वो तो पार्टी बताई भी इतनी लेट की वजह क्या थी। एक नारनौंद 89 टिकट डिक्लेयर हो चुकी थी, 90वीं टिकट डिक्लेयर हुई है, लेकिन पार्टी हाईकमान के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, चौधरी उदय भान जी के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल रहा। सब भूपेंद्र जी की मदद से, जयप्रकाश जी की मदद से सब ठीक हो गया। तो अंत भला तो सब भला। लेकिन टिकट जितनी मुश्किल रही है, इतना ही मुश्किल तो मुकाबला भी होगा। आपके सामने जो कैंडिडेट हैं, कैप्टन अभिमन्यु, कहा जाता है कि काफ़ी अमीर उम्मीदवार और वित्त मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का, हर किस्म का काडर भी है। तो लग नहीं रहा कि अभी एक और उससे मुश्किल दौर बाकी है आपका? नहीं, हमारी लड़ाई तो, हम तो शुरू से कहते हैं हमारी लड़ाई धनबल के साथ है। हमारी लड़ाई, ये लड़ाई जो है ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो खुद को राजा का महत्व देते हैं। जनता को जो है अपना गुलाम की तरह उन्होंने 5 साल ट्रीट किया जब वो वित्त मंत्री थे। तो हम ये सोचते हैं कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं वो लड़ाई आम आदमी की, एक आम छोटे छोटे किसान, छोटे व्यापारियों की और रेहड़ी वालों तक की लड़ाइयाँ मैं लड़ रहा हूँ। किसके खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो लोग आज अपने आप को धन बल और अपने दौलत के नशे में चूर होके आज नारनौंद की जनता को भूल के एक भ्रष्टाचार का नारनौंद को एक अड्डा बना दिया, जिन्होंने कमीशन खोरी का काम करने का काम किया। बिल्कुल हमारी उन्हीं के साथ लड़ाई है। अच्छा, तूफान आ गया है, बारिश का मौसम भी हो गया है, तो ऐसा तूफान तो अब 20 दिन आपके जीवन में चलेगा। बिल्कुल चलेगा। और लेकिन इसमें एक बात और है कि लड़ाई, आप ठीक है कि धनबल और इस हिसाब, लेकिन विचारधारा की भी तो लड़ाई है। जिस हिसाब से पिछले 10 साल बीते हैं, उनकी सरकार रही है, चाहे किसानी हो, अग्निवीर हो, कई सारे मसले हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मतलब आपके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप क्लिंच करेंगे अगर आप एमएलए बनते, तो जो आप हाँ, बारिश आ गई है और अंदर आ गए हैं और बारिश आ गई है, आप आए, टिकट लेके आए और बारिश भी आ गई है, तूफान भी आ गया है। लेकिन इस तूफान के बीच में एक सवाल तो ये भी है कि लड़ाई विचारधारा की भी है। ठीक है कि आप उनको धनबल, इन चीज़ों पर टारगेट करें, लेकिन आइडियोलॉजी वो हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, इन सब की बात करते हैं। आपके पास ऐसे क्या एजेंडा है? कौन सी आइडियोलॉजी को लेकर आप आगे चलेंगे? मेरी आइडियोलॉजी में देखो, सबसे पहले है कि राजनीति में जब हम आज जो नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, आमतौर पे एक गांव के 1-2 लोगों को ही जानते हैं और वो 1-2 लोग जब सत्ता आती है तो दूसरे लोगों को किनारे कर देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। मेरी राजनीति की आइडियोलॉजी पहले ये कि बिचौलिएपन को दूर करना है। राजनीति में बिचौलिएपन का सिस्टम खत्म होगा तभी जाके आम व्यक्ति से एक नेता जुड़ पाएगा। जब तक आखिरी सतर तक का जब जो आदमी है, जो गरीब है, जो दलित पिछड़ा है, जो एक ऐसा साथी जो एक आम किसान परिवार से आता है, जिसे कोई नेता अपने साथ नहीं लगाता, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि गांव में, चाहे आज भी ऐसा है कि मैं गांव में, जो बड़े गांव हैं 400 500 आदमियों को, जहां छोटे गांव हैं 100 200 आदमियों को मैं बाई नेम जानता हूं और उनके घर तक आखिरी तक मैं पहुंचता हूं, ताकि जितने ज़्यादा उसके मैं लोगों को कवर कर सकूं और हर व्यक्ति को उसके नाम से उसका सम्मान मैं कर सकूं, उसकी पहचान मैं कर सकूं, ताकि किसी व्यक्ति को ये ना बताना पड़े कि मैं फलाने गांव से आया हूं, मेरा ये नाम है। वो चीज़ें बताने की ज़रूरत ना रहे। जब एक व्यक्ति आपके लिए संघर्ष कर रहा है, संघर्ष के दौर में आपके साथ लगा हुआ है, आपके लिए वो दिन रात खड़ा है, तो उस व्यक्ति को इतना तो अधिकार है कि आप उसकी पहचान से उसका सम्मान कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, विकास के मॉडल पे बड़ी बात होती है। जो नारनौंद है एक ग्रामीण हल्का है, आप कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उस हिसाब से रोज़गार नहीं है, आपको भी दिक्कत आएगी कि जब डेवलपमेंट की बात होगी, रोज़गारों की बात होगी, बेरोज़गारी भी इन रूरल इलाकों में, इन देहाती इलाकों में ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट का क्या मॉडल रहेगा? क्या दिमाग में है कि नारनौंद को लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए,
इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, खेती का इलाका है। यहाँ जो लोगों की जो ज़रूरतें हैं, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि फसलों के जो मुआवजे या फसलों के रेट अच्छे मिल जाएं, क्योंकि हमारा पूरा जो इलाका है वो कृषि निर्धारित इलाका है। और यहाँ कैप्टन साहब भी झूठ बोल के गए थे कि इंडस्ट्री लगाऊंगा। जब वो फर्स्ट टाइम जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने लॉलीपॉप दिया था हल्के को कि हम यहाँ इसको फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, और लोगों ने इसी बात को सोच के उनको वोट देने का काम भी किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो आधारभूत ज़रूरत हैं हम उनको पूरा करें। मेरे जितने पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं जो आज बेरोज़गारी का आलम आपको पता है, पूरे देश में बेरोज़गारी नंबर 1 है, और हरियाणा में ये है, पढ़े लिखे नौजवान को रोज़गार मिल जाए, किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल जाए, मजदूर को उसकी उचित दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए, ये यहाँ की ज़रूरतें हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इन ज़रूरतों को पूरा करूँ और पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार दिला सकूँ, किसानों के लिए उचित फसल के भाव या मुआवजे का प्रबंध हो सके। दूसरा, जो गरीब मजदूर हैं जैसे नरेगा की है, वो चीज़ें सरकार ने वैसे ही ऑलरेडी कांग्रेस ने घोषणा कर चुकी है। चाहे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हैं, बुढ़ापा पेंशन है, 6000 रुपये करने की बात है। लेकिन यहाँ इस इलाके में ऐसी चीज़ें हम अगर कर सकें, रोज़गार के ऊपर विकास, जैसे शहर है हमारा नानू, अगर हम विकास की बात करें तो आज नानू को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहर सारा फटा पड़ा है, गड्ढे 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे हैं सड़कों में, बुरे हालात हैं, कोई गली नहीं बनी हुई। अब ये बारिश आपके सामने आई, अब नानू जाओगे आप तो यहाँ तक आपके पानी भर जाएगा, हालात बिल्कुल ख़राब है। शहर विकसित हो, गांव जो है, गांव में गंदे पानी की निकासी हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए। और जो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, हमारा आधा सा इलाका नारनूल में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश पूरा लबालब भर जाता है, 3-4 साल लगातार फसल नहीं होती, इतने पानी हो जाता है उसके अंदर, ज़मीन ख़राब हो जाती है। मेरी ये चीज़ें हैं कि मैं खेती के ऊपर और रोज़गार के ऊपर यहाँ ज़्यादा काम कर सकूँ। आपके विरोधी जो हैं वो लगातार एक प्रचार भी कर रहे हैं, जस्सी तो अपनी ज़मीन तक बेच दिया, जस्सी के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, वो तो अपना पेट भरने का काम करेगा, लोगों का काम थोड़ी नहीं करेगा। चलो इतना तो है लोगों में कि मैंने बेची किसके लिए, लोगों के लिए बेची होगी अपनी। मैं लगातार लोगों के बीच रहा हूँ, और ये तो पैसे वाला तो कैप्टन साहब भी है, फिर लोग क्यों नहीं उसके साथ। चलो मैं गरीब हूँ, मैंने किसी का दूसरे का नुकसान थोड़ी किया, अपना ही किया है, तो लोग मेरे साथ खड़े। मैंने अगर ज़मीन बेच के मैंने इन लोगों को कमाया है, मैंने जनता कमाई है। जिस व्यक्ति की टिकट 11 बजे होती हो, जिसका नॉमिनेशन 1 बजे भरना हो, और जो व्यक्ति एक सिंगल फ़ोन ना करे, उसके बावजूद भी 20-25 हज़ार लोग आ जाएं, तो मतलब मैंने ज़मीन बेच के इन लोगों को कमा तो लिया। तो बस ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये ज़मीन बेच के मेरे को ये चाचे ताऊ भाई मिल गए तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई मैं मानता हूँ। कोई नहीं, धन वो इकट्ठा करते रहेंगे, मेरे पास जो है, मेरे पास मेरे चाचे ताऊ हैं, भाई हैं, लोग हैं मेरे साथ, तो यही मेरी कमाई है। जी शुक्रिया सर जस्सी, और ऑल द बेस्ट चुनाव के लिए। ठीक है।